हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बहुत कम समय है। आज हम लाए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। इनको जरूर देखिए बढ़िया से। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आपका जो सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जिसमें सरकारी क्षेत्र भी हो और निजी भी क्षेत्र हो, दोनों का सह अस्तित्व यानी मिला हुआ स्वरूप हो। जैसे भारत में जो है मतलब सरकारी बहुत सारा रेलवे में, उसके बाद जो है और भी बहुत सारा क्षेत्र है जो सरकारी है, अस्पताल है, स्कूल है, इस टाइप से। और सरकारी भी स्कूल है, अस्पताल है। तो इस तरह का जो दोनों को मिला करके चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जो विकसित देश होते हैं उनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं। ठीक है, हमारे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सरकारी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था मिक्स होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील देशों में। किसके रूप में होते हैं? विकासशील देशों के रूप में। ठीक है, विकसित देशों के रूप में किसका किसका? तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी का जो है विकसित देशों के श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्या कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो ये करता है कौन? तृतीयक। तृतीयक किसको बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। और द्वितीयक किसको बोलते हैं? मतलब विनिर्माण क्षेत्र। और प्रथम कृषि क्षेत्र होता है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात और निर्यात ना हो, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था को क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं या बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा है? तो 54%। ठीक है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसा है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन? NSSO। ठीक है, अगला जो है हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न जो है ये है भारत में बेरोजगारी की किस्म। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का किस्म कैसा है? तो यह है चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प रोजगार, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर के साथ जाएगा, ये सभी है। ठीक है ना, मतलब भारत में जो बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, ग्रामीण अल्प रोजगार है, उसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य। अदृश्य मतलब जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब छोटा सा जो है खेत है या बहुत कम जो लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उसी में सब परिवार लगे रहते हैं, तो उसमें दिखाई नहीं पड़ता है कि कितनी बेरोजगारी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है तो मौसमी, संरचनात्मक बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, यानी ये सभी जो है कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी मिलती है। उसके बाद जो है आपका जो अगला है वो अगला ये है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। मतलब 2 लोगों के काम में 10 लोग लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न जो है वो है क्या? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी रोजगार सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये जो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक जो बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, यानी वर्तमान समय में देश में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती की समस्या है? तो यह शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस तरह के बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, भारतीय यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न लेते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी उत्पादन क्षमता अपर्याप्त यानी पर्याप्त नहीं है, कम है। ठीक है ना, तो इस वजह से भी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वैश्वीकरण का मतलब यानी ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ और पूरे विदेश की अर्थव्यवस्था हमारे देश के साथ, यानी सब देश के साथ सभी देशों का जो है अर्थव्यवस्था जो है आदान प्रदान और व्यापार बिजनेस किया जाता है, उसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इनके कई फायदे हैं तो कई हानि भी है। जैसे इनके हानि के रूप में अगर देखें तो जैसे ये अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो कोरोना इतना विकराल रूप धारण नहीं करता पूरा विश्व में, तो ये इनका हानि है। और जैसे पहनावा और हवा और जो है विदेशी कल्चर
कल्चर जो भारत में, या भारत का कल्चर का प्रसार, तो कुछ पॉजिटिव कल्चर का प्रचार होता है, रहन सहन का, तो कुछ निगेटिव का भी होता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, वैश्वीकरण का जो है लाभ और हानि भी है। कभी कभी पूछ सकता है कि वैश्वीकरण से क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, तो वैश्वीकरण से लाभ है तो वैश्वीकरण से क्या है, हानि भी है। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है कि योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों के लिए कितना है, तो 2100। तो देखिए दोस्तों, 2100 जो है नगरीय क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी है, मतलब नगर यानी शहर के लोग जो है कम मतलब जो है एनर्जी का उपभोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, और ग्रामीण क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो सरकार जो है योजना आयोग जो है गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किया। इससे जिसको कम मिल रहा है उसे वह गरीबी रेखा से नीचे है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना। चलिए, तो उनके लिए जो है क्या किया जाता है, बीपीएल, एपीएल, ये सब जो भी सुने हैं वो निर्धारण करते हैं। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है वो है क्या कि योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। उसके बाद राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो डी लकड़ा वाला। ठीक है ना। देखिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये जो है अच्छा है क्वेश्चन। देखिए, राज्य एवं राष्ट्रीय यानी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग जो है किसके सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो डीटी लकड़ा वाला। ठीक है, लाकड़ा वाला। ठीक है, डीटी लकड़ा वाला याद रखिएगा। अब योजना आयोग की जगह पर क्या आ जाता है, तो नीति आयोग। क्या आता है, नीति आयोग। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना, यानी गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना ही अंत्योदय का क्या है, उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति का मतलब क्या होता है कि प्रकाश। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना, यही इनका क्या है, उद्देश्य है। किसका, तो कुटीर ज्योति योजना का। ठीक है, अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कहाँ पे, गोवा में। कहाँ पे, गरीबी रेखा से के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत यानी सबसे कम गरीब कहाँ है, गोवा में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहते हैं। तो ये कहते हैं मध्य प्रदेश को। यहाँ पर सबसे अधिक जो है कुपोषित लोग पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब पढ़िएगा कि बीमारू का मतलब क्या, BIMARU। ठीक है, तो ई बीमारू में जो है, ई सब बीमारू राज्य जो होते हैं, ये क्या है, बी से बिहार हो गया, आई से क्या, BI से बिहार ही हो गया, M से मध्य प्रदेश हो गया, A से आंध्र प्रदेश हो गया, R से जो है RR से, और R से राजस्थान हो गया, U से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये सभी राज्य जो है बीमारू राज्य में आते हैं और यहाँ पर अधिक गरीबी पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं क्या है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण बीमार यानी क्या कहते हैं, इथोपिया कहते हैं। तो ये कहते हैं मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो ट्राइसेम है, IRDP है, NREP है, ये सभी है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो स्टेटमेंट है, भारत में यानी कथन ए है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। तो सही है। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो ये तो सही है। ठीक है, पर आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि वो अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है। ठीक है, ये शिक्षा के बारे में बात कर रहा है तो वो गरीबी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों जो है एक दूसरे को ये नहीं कर पा रहा है। तो चलिए इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होता है देखते हैं। तो इसका जो आंसर है ये है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही बात है।
तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं करता है। चलिए देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है, तो IBRD का। किसका, IBRD का। चलिए उसके बाद मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो ये IBRD जो है ये है किसके, महबूब उल हक। ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के जो है अर्थशास्त्री थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, तो सकल नाम निवेश ये जो है नहीं है। बाद बाकी है कौन, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य एवं पोषण, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, ये सब है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर किसका है, तो मानव विकास सूचकांक का आधार है। उसके बाद है राज्य स्तरीय मानव विकास जारी करने वाला राज्य कौन है, सबसे पहला, तो ये राज्य स्तरीय जो है मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनिसेफ UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, तो ये किए गए थे अप्रैल 2002 में। ठीक है, उसके बाद जो है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में। ठीक है ना, मध्यम, समझ रहे हैं, नहीं ज़्यादा है नहीं ज़्यादा लो, यानी नॉर्मल में। ठीक है, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन है, यानी शैक्षणिक मतलब हो गया शिक्षा से संबंधित, तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। तो आपका जो आंसर ए हो जाएगा, इनको याद रखिएगा। देखिए इसमें जो पहले से टिक भी लगा दिए हैं ताकि आपको जो है ना, मतलब या हम जो है कभी हो सकता है कि भूल गए या मिस्टेक बस बार बार जो है आंसर को देखना पड़े, तो इसलिए जो है हम पहले टिक लगा दिए हैं ताकि आप आसानी से इनको मतलब गलती कम से कम हो सके। ठीक है, अगला देखिए, बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। देखिए बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, तो बंद अर्थव्यवस्था से हम क्या समझेंगे, देखिए जहाँ पर आयात और निर्यात क्या होगा, बंद होगा, उसी को तो बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रचंड बेरोजगारी एक विशेषता है किसका, कृषि का। ठीक है, प्रचंड का मतलब देखे थे पीछे भी कि क्या होता है कि मतलब कम लोगों के जगह पे बहुत अधिक लोग काम कर रहे हैं, मतलब 2 लोग जहाँ काम कर सकते हैं वहाँ 10 लोग लगे हैं। ठीक है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है, तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये सभी पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अगला लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कहाँ पे है गरीबों का प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ठीक है, उपभोग व्यय के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो भूमि सुधार से असमानता नहीं घट सकती है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, आय में असमानता। जो अल्प विकसित देश है उसमें जो है ज़्यादातर जो गरीबी देखने को मिलता है उसका मुख्य कारण है आय में असमानता। किसी के पास आय है तो करोड़ों में है, किसी के पास जीरो है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिका निकाली गई, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है, तो सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया, तो UNDP ने। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसको शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, तो स्ववृत्त या बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, अगला प्रश्न जो है लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, आपका इस चैप्टर का अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। ठीक है ना, यानी जो फैक्ट्री है या जो भी चीज़ है उसके स्वामित्व कौन है, तो सरकार है